हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 8, सारे संघर्षों की प्रमुख जड़ को पहचानें। चलो अब मैं एक अति गहरी बात बताता हूँ। इस समय हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जीवन से संघर्ष कम कैसे करें, और अभी जो गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ उसे इस हेतु ब्रह्मास्त्र समझ लेना। इस रहस्य को पकड़ लोगे तो संघर्ष का पूरा गणित ही समझ लोगे। तो प्रायः लोग यही समझते हैं कि संघर्ष का कारण बाहर है। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत संघर्ष का कारण बन जाती है, तो कभी किसी का बाहरी व्यवहार संघर्ष के रास्ते लग जाता है। कभी कोई परिस्थिति संघर्ष की ओर धकेलती है, तो कभी दूसरे की झगड़ालू प्रवृत्ति संघर्ष की ओर खींच लेती है। कुल मिलाकर प्रायः यह समझा जाता है कि संघर्ष के सारे कारण बाहर मौजूद हैं, परंतु यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम में जीने के कारण ही किसी के जीवन से संघर्ष कम नहीं हो रहे हैं। सो अब हम सीधे संघर्षों की प्रमुख जड़ क्या है उसे समझते हैं। दरअसल मनुष्य के तमाम बड़े संघर्षों की जड़ में सिर्फ और सिर्फ उसकी चाह होती है। यह चाहना इतना तो खतरनाक है कि कुछ चाहते ही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा सा अपने पर गौर करने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप जहाँ जहाँ संघर्ष में हैं वहाँ वहाँ आप कुछ न कुछ चाह रहे हैं। दुनिया का कोई भी संघर्ष बिना चाह के अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है। यह स्पिरिचुअलिटी का परम सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। और चूंकि हर प्रकार का संघर्ष जीने में बाधा है, इसलिए युगों से जानकार लोग चाह को युद्ध का सबसे बड़ा शत्रु बताते आ रहे हैं। और चाह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भी, क्योंकि हर चाह एक नए संघर्ष को न्योता देती है। और चाहना चूंकि मनुष्य का सबसे पसंदीदा खेल है, इसलिए किसी के जीवन से संघर्ष कम नहीं हो रहे हैं, तथा यह निरंतर चल रहे संघर्षों का ही परिणाम है कि मनुष्य थका हारा नजर आ रहा है। उनकी आंखें उदास हैं और हाल बेहाल है। होगा अभी इतना तो तय है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमें बहता व विकसित और विकास करता एक शानदार जीवन जीना है। पर दिक्कत यह है कि दुनिया भर के नासमझ लोग एक ही बात कहते हैं कि बिना संघर्ष के न जिया जा सकता है और ना ही कुछ बड़ा किया जा सकता है। दुनिया में ऐसी ताव पर चढ़ाने वाली बातों की भरमार है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि बेइंतहा संघर्ष करके अगर कुछ पा भी लिया तो भी वह संघर्षों से भरा जीवन एक नाकाम जीवन ही कहा जाएगा। कम संघर्ष कर ज़्यादा पाने वाला जीवन ही कामयाब जीवन माना जा सकता है। और निरंतर यही कला मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यह कला सीखना चाहते हैं तो आपको इस चाह नामक शत्रु को अच्छे से पहचानना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चाह ही जीवन के तमाम संघर्षों की प्रमुख जड़ है। चलो चाहते ही संघर्ष कैसे प्रारंभ हो जाते हैं, इस बात के चंद उदाहरण देता हूँ। इससे चाहें कितनी खतरनाक हैं यह आपकी समझ में आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि ग्रेजुएट होने की सामान्य चाह करते ही डिग्री से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है।
बड़ा घर बनाने की चाह करते ही कमाने से आपका संघर्ष शुरू हो जाता है। अच्छी पत्नी की चाह करते ही श्रेष्ठ लड़की खोजने हेतु आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। पति पत्नी के प्रेम पूर्ण सेटलमेंट की चाह करते ही दोनों में आपसी एडजस्टमेंट करने का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक कि खेल में जीतने की चाह करते ही खेल से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अच्छी नींद की चाह करते ही करवटों से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कुल मिलाकर समझे तो चाह छोटी हो या बड़ी, यह तय है कि चाहते ही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हालांकि मामला यहीं तक सीमित नहीं है। आप सिर्फ कुछ होने की ही चाह नहीं करते। साइकोलॉजी का हर वार दो तरफा होता है। अतः आप होने के साथ साथ न होने की भी अनगिनत चाहें करते हैं। स्वास्थ्य, फाइनेंस, परिवार से लेकर तमाम जगहों पर कुछ बुरा न हो जाए, इसकी भी आप हजारों चाहें करते ही हैं। और फिर इन तमाम न होने की चाहों के कारण भी आप जाने अनजाने अनगिनत संघर्षों में उतर जाते हैं। उस पर भी मजा यह कि मनुष्य की चाहों का कहीं कोई अंत ही नहीं है। भला कौन है जो दूसरों से सम्मान, प्यार व विश्वास पाने की चाह में नहीं जी रहा होता है। फिर कोई अपमान कर दे तो किया हुआ वह अपमान आपके सम्मान पाने की चाह से टकरा जाता है और परिणाम स्वरूप उस अपमान करने वाले से आपका संघर्ष चालू हो जाता है। खैर, चाहों के कारण होने वाली टकराहटों की बात यहीं नहीं रुकती है। नई जगह, नया घर, नई ऑफिस, नई स्कूल, नए लोग, सब जगह मनुष्य चाहता है कि पहले दिन से ही वहाँ सब सेट रहे। अब यह कैसे संभव है? नई स्कूल में नए स्टूडेंट्स मिलेंगे ही और नए टीचर से सामना भी होगा। ऐसे में उनकी व आपकी साइकोलॉजी में कुछ टकराहटें तो होंगी ही, परंतु सब जगह पहले दिन से सेट हो जाने की चाह के कारण ही वहाँ भी संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसे तो हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु बात हरेक को इशारे से ही समझनी होगी, क्योंकि समय मेरा और आपका दोनों का कीमती है। सो अभी तो इतना स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि अकारण की करी जा रही चाहों के कारण ही मनुष्य का जीवन संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला बनकर रह गया है। और उन संघर्षों से भरे जीवन के मूल में सिर्फ और सिर्फ उसकी कभी न खत्म होने वाली चाहें हैं। मुझे यकीन है कि यह गहरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सच्ची राय दूं तो इसे तो अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिख ही लो। आपका इतना करना ही आपको अनेकों संघर्षों से बचा लेगा। चलो, हमारी अपनी चाह तमाम संघर्षों की जड़ है, यह समझ गए। पर ऐसे में सवाल यह कि क्या चाहना छोड़ दे? क्या चाहना ही छोड़ दे? तो इतनी जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। चाह नामक शत्रु को हमने पहचान लिया है तो इसका इलाज भी खोज लेंगे। अभी सबसे पहले तो आप यह तय कर लें कि आप अपने जीवन से संघर्ष कम करना चाहते हैं कि नहीं। आप इस बाबत पूरी तरह से गंभीर हैं कि नहीं। अगर हैं तो सबसे पहले अपने जीवन के तमाम वर्तमान संकटों की एक लिस्ट बना लें। संख्या 100, 200 या 500 तक भी पहुंच जाए तो चिंता मत करें।
तुरंत कागज कलम उठाएं तथा जब जो संघर्ष याद आए लिखते चले जाएं। यह मत भूलना कि चाहना आपकी फितरत में है। इसलिए जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जाने अनजाने, सबसे एक या दूसरे प्रकार के छोटे मोटे संघर्षों में आप जी ही रहे हैं, क्योंकि 2-4 मुलाकात होते ही आप सामने वाले से कुछ न कुछ चाहना शुरू कर देते हैं। यह चाहना सामने वाले के व्यवहार बदलने से लेकर स्वभाव बदलने तक का कुछ भी हो सकता है, और जिसके ज़्यादा निकट होते हैं उससे तो अनजाने में अनेक चाहें कर बैठते हैं। यही कारण है कि जो जिसके जितने ज़्यादा निकट है उससे वह उतने ही ज़्यादा संघर्ष में भी है। यह सब मैं अति गहरी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। चाहो तो मेरी कही तमाम गहरी साइकोलॉजी को बार बार पढ़ना होगा। अभी तो जीवन में चल रहे सारे संघर्षों की एक सूची बना लो। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। रूटीन जीवन जीते जीते भी 10 रोज में आपके अधिकांश संकटों के लिस्ट रेडी हो जाएंगी। उसके बाद उन सारे संघर्षों के पीछे छिपी चाह को पहचानो तथा उस बाबत लिखो। यदि जीवन बहता बड़ा व शानदार बनाना चाहते हैं तो यह एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। 15-20 वर्ष पढ़ाई में देते हो तो एक आध हफ्ते के लिए दिन में 1-2 घंटे इस सूची को बनाने में देने में क्या हर्ज है, क्या ऐतराज है। और अपने लिए इतना भी न कर पाओ तो तय जान लो कि आप अपने मित्र नहीं हैं, आप अपना भला चाहते ही नहीं हैं। फिर तो आप जीवन बनाने का एक हसीन मौका व्यर्थ ही चूक जाएंगे। हालांकि मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन से बेहद प्यार करते हैं। सो यह एक्सरसाइज आप कर ही लेंगे। अब आपके जीवन के सारे वर्तमान संघर्षों की सूची तैयार है। इन संघर्षों के पीछे छिपी चाह के बाबत भी आपने लिख ही लिया है। यहाँ यह विशेष रूप से समझ लो कि संघर्षों के पीछे छिपी चाह को पहचानना बेहद जरूरी है। जब तक संघर्षों के पीछे छिपी चाह से आप अनजान हैं, तब तक आप एक बेहोश जीवन जी रहे हैं। तब तक आपको इस बात का होश ही नहीं है कि किससे कितना व क्यों उलझ रहे हो। लेकिन संघर्षों के पीछे की चाह पहचानते ही आप एक होश से जीने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, और यह वैसे ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हजारों में कोई एक होश में जी रहा होता है। अधिकांश लोग प्रमाद में जी रहे हैं। कहाँ कितनी उलझने खड़ी कर रखी है तथा वे उलझने खड़ी क्यों की है, इस बात का होश है कितनों को। सो मुझे यकीन है कि संघर्षों की सूची बनाने व उन संघर्षों के पीछे छिपी चाह को पहचानने की एक्सरसाइज आप अवश्य कर लेंगे। बेहोशी की दुनिया में होश से जीने का मिला यह मौका आप जाया नहीं होने देंगे। खैर, अब शांति से एक एक चाह पर गौर करो तथा सोचो कि क्या यह चाह जरूरी है। मेरी इस चाह में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सच तो यह है कि अधिकांश चाहों में गड़बड़ ही है, क्योंकि आपके चाहने का तथा चाहने के तरीकों का कोई अंत नहीं है। अक्सर तो आप एक तरफा भी नहीं चाहते हैं। अपनी कई आदतों से आपको प्यार भी है तथा उन्हें आप छोड़ना भी चाहते हैं। आपके कई शौक आपकी लाइफ लाइन है, फिर भी आप उनसे छुटकारा भी चाहते हैं। अब ऐसी विरोधाभासी चाहें करोगे तो क्या होगा? क्या ऐसे संघर्षों का कभी कोई अंत आ सकता है? अतः
अपने संघर्षों की सूची बनाना जितना जरूरी है, उतना ही उन संघर्षों के पीछे छिपी चाह के बाबत लिखना भी जरूरी है। इसलिए यह सूची पूरे कंसंट्रेशन से बनाना। यह सूची आपके बाबत है, आपने बनाई है तथा आप ही के पास रहने वाली है। अतः इसमें बेईमानी रत्ती भर मत करना। यह स्पष्ट समझ लो कि यह सूची आपके जीवन की दशा व दिशा दोनों बदलने वाली सिद्ध होगी। बस इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपकी चाहों के भिन्न भिन्न आयामों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यह किताब चाह पर नहीं है, फिर भी इशारों में जितना कह सकता हूँ कह ही रहा हूँ। होगा, सूची अब तैयार है। इसमें संघर्षों पर चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघर्षों का अपना कोई जाति अस्तित्व है ही नहीं। मैं समझा ही चुका हूँ कि आपके तमाम संघर्ष आपकी चाहों के कारण अस्तित्व में हैं। सो सूची बनाने के बाद एक एक करके हर चाह पर गौर करना प्रारंभ कर दो। आप ठीक से गौर करेंगे तो अपनी अधिकांश चाहें बेबुनियाद ही पाएंगे। चलो, बेबुनियाद चाहों को पहचानने के चंद प्रमुख क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। दूसरों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है। गर्मी आपसे बर्दाश्त होती हो या न होती हो, आप सूर्य से टेम्परेचर कम करने की चाह नहीं रख सकते हैं। फिर भी ऐसी चाह करते हैं तो आप एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें से निकल पाना असंभव है। आप एक ऐसे संघर्ष में उतरते हैं जिसके खत्म होने का कोई चांस नहीं है। अतः आपकी जो भी चाहें दूसरे में कोई परिवर्तन लाने से संबंधित है, उन्हें डिलीट कर दो। जादू यह है कि चाह डिलीट करते ही वह संघर्ष स्वतः डिलीट हो जाएगा। अब बताओ कि क्या कोई व्यक्ति ठीक वैसा हो सकता है जैसा आप चाहते हैं? कभी नहीं। ऐसे सिर्फ खिलौने होते हैं। सो सबसे पहले तो आप यह तय कर लें कि आप खिलौनों के साथ रहना चाहते हैं या इंसानों के साथ। यदि खिलौनों के साथ रहना चाहते हैं तो तरह तरह के रोबो खरीद लें। वे सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप लोहे व प्लास्टिक से बने मित्र, पत्नी, रिश्तेदार व कलीग चाहते हैं या हड्डी, मांस व मज्जा से बने मनुष्य। यदि हार, मांस व मजा वाले लोगों के बीच रहना चाहते हैं तो यह तय जानिए कि वे सब कुछ आपकी चाह के अनुसार नहीं ही करेंगे। हार, मांस, मज्जा वाले तो खरीदे हुए गुलाम भी सब कुछ आपकी चाह के अनुसार नहीं करेंगे। सोचो यह कि क्या आप स्वयं सब कुछ वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। जब आप स्वयं अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो दूसरे आपकी उम्मीदों के अनुसार बढ़ते, यह आप सोच ही कैसे सकते हैं। जब आप स्वयं सब कुछ वही नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं तो दूसरों से ऐसी उम्मीद रख ही कैसे सकते हैं। अतः जो लोग 70 से 80% आपकी चाहों के अनुरूप जान पड़ते हैं, उनसे रिश्ते मजबूत रखो। फिर उनके 20% अनचाहे व्यवहारों से होने वाले संघर्षों को समाप्त ही कर दो। उन 20% व्यवहारों पर ध्यान ही मत दो। स्वीकार लो कि हर कोई कुछ व्यवहार ऐसे करेगा ही जो आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खा रहे होंगे। यह तो होगा ही, क्योंकि रिश्ता आपका मनुष्य से है, रोबो से नहीं। सो सामने वाला पूरा का पूरा आपकी चाह के अनुसार व्यवहार करे, यह चाह खत्म करनी ही होगी।
बस मन से यह चाह डिलीट करते ही उनसे आपके सारे संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी से भी अनगिनत चीज़ें चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के साथ भी आपका संघर्ष चालू ही रहता है। सो एक बार उन चाहों पर भी अच्छे से गौर करें। जिन चाहों से मिलना कम हो और संघर्ष ज़्यादा हो, ऐसी चाहें भी मेहरबानी कर डिलीट कर ही देना। 100 संघर्ष करके 10 पाना कहाँ की बुद्धिमानी है। कुल मिलाकर ऐसी घाटे वाली चाहें डिलीट करते ही वे सारे संघर्ष भी जीवन से तिरोहित हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि यहाँ कोई किसी को पूरी तरह से नहीं सुधार पाया है। यह वो मनुष्य है जिसने कृष्ण व बुद्ध जैसों को भी थका दिया था। अर्जुन ने गीता 18 अध्याय तक खींची ही थी। सो आप दूसरों को सुधारने की चाह से उत्पन्न हुए तमाम संघर्षों को तुरंत तिलांजलि दे दो। हाँ, किसी में सुधारने की तगड़ी गुंजाइश नजर आए तो उस हेतु थोड़ा बहुत संघर्ष कर लें, पर स्वयं बुद्ध व कृष्ण बनने को उकसाने वाली अपनी तमाम चाहों को तो एक तुरंत तिलांजलि दे दें। यह तय जान लें कि आप मरते मर जाएंगे, पर पूरा किसी को नहीं बदल पाएंगे। खैर, मुझे उम्मीद है कि बताए गए समस्त उपायों पर अमल करके आप तत्काल प्रभाव से अपने जीवन के संघर्षों को काफ़ी हद तक कम अवश्य कर लेंगे। फिर भी बात को पक्का करने के लिए तथा आपका काम आसान हो जाए, इस हेतु मैं चार्ट दे देता हूँ। आप एक नोटबुक में यह चार्ट बना लें और जिन जिन अकारण की चाहों के कारण संघर्ष हो रहे हैं, उन चाहों को मन से डिलीट करने के निरंतर प्रयास करते रहें। हर डिलीट हो रही चाह के साथ संघर्ष कम होते चले जाएंगे, यह तय जान लें। लिखिए जीवन के संघर्ष क्या है, 1 2 3 इस तरह करके नंबरिंग से लिखिए। उसके बाद में लिखिए संघर्षों के पीछे की चाह के बारे में लिखिए, और उसके बाद वाले कलम में चाह डिलीट होते ही उस पर टिक का निशान लगाइए। बस इस चार्ट के अनुसार अपने सारे संघर्षों की लिस्ट बना लें। यह तय जाने कि चार्ट में जितनी टिक बढ़ती चली जाएगी, जीवन से उतने संघर्ष कम होते चले जाएंगे। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके जीवन से संघर्ष काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जीवन से संघर्ष कम करने का इससे अक्सर अन्य कोई उपाय नहीं है। चलो इस बात का महत्व समझाने हेतु आपको एक और गहरा साइको स्पिरिचुअल सत्य बताता हूँ। बताओ, संघर्ष है क्या? संघर्ष एक एक्शन है, और हर एक्शन का जन्म यानी टाइम यानी मनुष्य के मन में होता है, तथा वह एक्शन रिफ्लेक्ट स्पेस से यानी मनुष्य के शरीर से होता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि मनुष्य का मन उसकी तमाम एक्शंस का कंट्रोल रूम है। मनुष्य की सारी एक्शंस वहीं से नियंत्रित होती है। चूँकि संघर्ष भी एक एक्शन है, सो उस पर भी यह नियम पूरी तरह से लागू है। यानी आपके तमाम संघर्षों का जन्मदाता भी आपका मन है, तथा उन्हें कंट्रोल करने वाला और हवा देने वाला भी आपका मन ही है। और मन में भी चाह नामक बीमारी तमाम संघर्षों की जन्मदाता है, यह समझ ही चुके हैं। अतः मनुष्य चाहों को नियंत्रण में रखना सीख जाए तो संघर्षों पर नियंत्रण स्वतः आ जाएगा।
यह मैंने चाह को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश की। चलो इस बात को महान बुद्ध के एक उदाहरण से समझाता हूँ। बुद्ध के बेमिसाल व्यक्तित्व से तो सभी परिचित हैं। वे अक्सर शिष्यों को संबोधित किया करते थे और शिष्य भी बड़े प्रेम से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया करते थे। परंतु मनुष्य की फितरत से तो आप वाकिफ हैं ही। क्रोध व फ्रस्ट्रेशन निकालने बाबत उसने कृष्ण, क्राइस्ट व बुद्ध से लेकर कबीर व मीरा तक किसी को नहीं छोड़ा है। बस ऐसा ही एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति एक दिन बुद्ध के सभा में आया तथा मारे क्रोध के उसने भरी सभा में संबोधित कर रहे बुद्ध पर थूक दिया। थूकना निश्चित ही घोर अपमान है और स्वाभाविक तौर पर सारे शिष्य क्रोधित हो उठे। परंतु उधर दूसरी ओर बुद्ध पर मानो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। उनका शांत स्वभाव और उनका शांत भाव से प्रवचन देना जारी रहा। उन्होंने उस व्यक्ति को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। बेचारा वह व्यक्ति तो चकित रह गया। बस आपको भी सबको ऐसे ही चकित करने की कला सीखनी है। भला पागल व फ्रस्ट्रेटेड लोगों द्वारा बाहर से थोपे जा रहे संघर्षों को भीतर थोड़े ही जाने दिया जा सकता है। इस तरह तो संघर्ष करते करते मर जाएंगे। सो बाहर लोगों के उपद्रवों, बदमाशियों तथा कमजोरियों के कारण थोपे जा रहे संघर्षों को भीतर पहुंचने ही मत दो। संघर्ष भीतर तक पहुंचेंगे नहीं तो बाहर संघर्ष आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन समझो यह कि बुद्ध यह कमाल कैसे कर पाए, तो वह सिर्फ इस वजह से कि वे महान बुद्ध होने के बाद भी दूसरों से सम्मान पाने की चाह में नहीं जी रहे थे। यह चाह उनके भीतर होती तो वे उस व्यक्ति को कभी अवॉइड नहीं कर पाते। अब सबसे खूबसूरत उदाहरण मैं क्या दूं? अब इससे खूबसूरत उदाहरण मैं क्या दूं? यह तो सबूत है इस बात का कि बाहर चल रहे तमाम संघर्षों की जड़ में हमारी अपनी चाह है। इसलिए मैंने चाहों को कमजोर करने हेतु चार्ट दिया है। यह चार्ट जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध होगा। बस इसे ईमानदारी से भरना और मन में चल रहे तमाम छोटे मोटे संघर्षों को याद करके लिख लेना। फिर बुद्ध की तरह तमाम बेकार की चाहों को डिलीट कर देना और तब आपके जीवन से संघर्ष ऐसे गायब हो जाएंगे कि देखते रह जाएंगे। हालांकि यह एक दिन, एक महीना या एक साल का टास्क नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, पर मुझे यकीन है कि आप यह आसानी से कर पाएंगे। चलो इसकी इतनी बात चली है तो एक महत्वपूर्ण बात और भी बता देता हूँ। यदि संघर्ष का कारण भीतर है तो संघर्ष को भुगतता भी आपका भीतर ही है। शरीर सिर्फ उसी संघर्ष का भुगतता है। शरीर सिर्फ उसी संघर्ष का भुगतता है जो फिजिकल होते हैं। जिन संघर्षों का कारण मानसिक है उसे भुगतता भी आपका मन ही है। और यह भी एक अटल साइको स्पिरिचुअल सत्य है। अतः आज के बाद अपने भीतर चल रहे तमाम संघर्षों पर गौर कर लेना। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके अधिकांश संघर्षों के परिणामों को आप भीतर अपने मन में ही भुगत रहे हैं तथा इस भुगतने को ही आप दुख, टेंशन, चिंता, भय, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वगैरह के रूप में जानते हैं। यह सब और कुछ नहीं बल्कि आपके भीतर चल रहे संघर्षों का साइड इफेक्ट है और इन सारे साइड इफेक्ट्स ने ही आपका जीना मुश्किल कर रखा है।
मैं आपको निरंतर एक से एक गहरे साइको स्पिरिचुअल सिद्धांत बता रहा हूँ, साइकोलॉजी की गहरी से गहरी बातें समझा रहा हूँ। फिर भी इनका भरपूर फायदा न उठा सको तो क्या कहूँ। खैर, हमारी प्रमुख बात जीवन से संघर्षों को कम करने को लेकर चल रही है। जीवन से जितने संघर्ष कम होंगे उतना ही जीवन आपको जीवन जैसा मालूम पड़ेगा, वरना किसी कत्लखाने में कटने हेतु भेज दिए गए हैं ऐसा एहसास होता रहेगा। एक बार फिर कहता हूँ कि उपरोक्त दिए चार्ट पर पूरी गंभीरता से काम करो। जीवन से जितने संघर्ष जिस किसी भी तरह से कम हो सकते हैं कम करते चले जाओ। सच कहूँ तो जीवन से बेकार के संघर्षों को कम करोगे तो ही आप जीवन के बड़े युद्ध जीत पाओगे। और बड़े युद्ध जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन उनका बनता है जो जीवन के चंद प्रमुख युद्धों में विजय होते हैं। और बड़े युद्धों को वही जीत पाएगा जो छोटे मोटे हजार संघर्षों से नहीं घिरा होगा। यहाँ यह भी बता दूं कि जीवन के बड़े युद्ध जीतने की काबिलियत सब में होती है। यह तो सिर्फ बेकार के संघर्षों में उतरने के कारण वे अपने समय और ऊर्जा गंवा बैठते हैं। निरंतर चल रहे संघर्षों के कारण नकारात्मकता पकड़ कर ढेर हो जाते हैं, जबकि जीवन के बड़े युद्ध जीतने हेतु न सिर्फ ऊर्जा से भरा रहना जरूरी है बल्कि मन का शांत होना भी जरूरी है। ऊर्जाहीन व अशांत मन जीवन के बड़े युद्ध कभी नहीं जीत सकता है। अब तक हम जीवन से संघर्ष को कम करने हेतु महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा कर रहे थे और अब जीवन के बड़े युद्ध कैसे जीतना उस पर बात करेंगे। यह हमेशा याद रखना कि जीवन के सारे बड़े युद्ध हर हाल में जीतने होते हैं। उनमें हारने से जीवन दिशाहीन हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण जीवन एक युद्ध हारने से नाकाम भी हो सकता है, जबकि हमें हर हाल में कामयाब होना और कामयाबी चंद बड़े युद्ध जीते बगैर आने वाली नहीं है। बस इसलिए मैंने पहले बेकार के संघर्षों को कम करने के उपाय सुझाए ताकि आप अपने समय व ऊर्जा को जीवन के बड़े युद्ध हेतु बचा कर के रख सकें। आखिर इन अकारण के संघर्षों से निकलोगे तब तो जीवन के बड़े युद्ध लड़ने हेतु तैयार हो पाओगे। अतः एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि अब तक कही बातों पर जल्द से जल्द व ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर लेना। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि तभी आप जीवन के बड़े युद्धों को जीतने हेतु बताए जा रहे उपायों को ग्रहण कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।